सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, मनुष्य की एक आदत होती है कि हमेशा उसे अपने अधिकार याद रहते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य भूल जाता है। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, और ये याद दिलाने के लिए मनाया गया है आज संविधान। बिल्कुल, आज संविधान दिवस है जो हम मना रहे हैं, और इसके अलावा आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है जो हम मना रहे हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम में कुछ और भी विषयों पर बातें होंगी। क्या है विषय? जब हम भोजन करते हैं उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है मंजू जी, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है। तो इस बारे में थोड़ी चर्चा होगी। और सखी विशेष के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ की, जो तंत्रिका वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा व्यंजन विधियां हम बताएंगे, जिसमें विभिन्न तरह के सूप बनाना हम थोड़े से बताएंगे, क्योंकि अभी क्या है, मौसम कुछ ऐसा है कि सब्जियां भरपूर मात्रा में आ रही है। मौसम बदल रहा है, ठंड का आगमन हो रहा है, तो यही वो मौसम होता है मंजू जी। जैसा आपने कहा कि सब्जियां भरपूर मात्रा में आ रही हैं, तो काफी कुछ चीजें इस समय उपलब्ध होती हैं भोजन के रूप में, और यही वो मौसम है जो हम खाते हैं, जो भी वो शरीर को पूरी रूप से भरता है। बिल्कुल भरता है। और चूंकि ठंडी का मौसम है, जैसा तुमने कहा, हालांकि मुंबई में ठंड इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर तो है। तो इस ठंडे वातावरण में जब हम गरम गरम सूप बहुत सारी सब्जियां डाल करके बनाते हैं, तो किस तरह से वो हमारे लिए पोषण से भरपूर होता है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ सौंदर्य टिप्स भी हम देंगे, कुछ क्या करके अपनी त्वचा को अच्छा बनाया जा सकता है, त्वचा की चमक बरकरार रहे। तो ये सारी बातें हमारे आज के कार्यक्रम में होंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान दिवस की। तो आज संविधान दिवस है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 1949 को संविधान बनाने वाली सभा ने कई चर्चाओं और संशोधनों के बाद संविधान को अंगीकार किया था, और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल, देश के संविधान के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए एक तरह से देखें तो संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। बिल्कुल, और इस दिन भारत ने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था। इसलिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को ये फैसला लिया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारा जो संविधान है वो हमें अपने अधिकार भी देता है और साथ ही साथ कर्तव्य भी याद दिलाता है। हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि देश जो है शांति, उन्नति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता रहे। हाँ, दोनों ही बातों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो तत्वों और मूल भावना के नजरिए से अद्वितीय है। हर देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल, तो आज संविधान दिवस के दिन हम अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं। और अब हम बात करते हैं तंत्रिका वैज्ञानिक विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ की। विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ एक तंत्रिका वैज्ञानिक है। वे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव के संस्थापक निदेशक और भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस की संस्थापक अध्यक्ष रही। उनकी रुचि का मुख्य क्षेत्र मस्तिष्क संबंधी विकारों का अध्ययन है, जिसमें अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव रोग शामिल है। विजय लक्ष्मी का जन्म 18 अक्टूबर 1953 को चेन्नई में हुआ। आंध्र विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी और एमएससी की डिग्री ली। फिर बायोकेमिस्ट्री में मैसूर विश्वविद्यालय से पीएचडी की। फिर यूएसए में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में भी उन्होंने काम किया। और उसके बाद वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर में शामिल हो गई। यहाँ इन्होंने मानव मस्तिष्क की चयापचय क्षमता का अध्ययन किया। विशेष रूप से साइको एक्टिव ड्रग्स और पर्यावरण विषाक्त पदार्थों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल, साल 1999 में उन्होंने भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी को राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र
NBRC स्थापित करने में मदद की, जो भारत में तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान समूहों के समन्वय और नेटवर्क के लिए DBT का एक स्वायत्त संस्थान है। और रविंद्रनाथ कई भारतीय अकादमियों में चयनित है, जिनमें मुख्य है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी और नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसके अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरो साइंसेज और थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज भी शामिल है। अब पुरस्कारों की बात करें तो साल 1996 में चिकित्सा विज्ञान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए KP भार्गव पदक, और फिर साल 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार उन्हें मिला। और 2006 में JC बोस फेलोशिप दी गई। 2016 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का SS भटनागर पुरस्कार उन्हें दिया गया और 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ऐसे जो वैज्ञानिक होते हैं ना, जैसे मस्तिष्क संबंधी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको एक साधारण इंसान के लिए समझना मुश्किल है। नहीं, अगर समस्या हो भी तो वो ये समझ नहीं पाते कि समस्या कहीं ना कहीं है, और घर वाले भी उन्हें पहचान नहीं पाते। तो इस बारे में जितने भी शोध किए जाते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और जो जानकारी उन शोध से हमें होती है वो जो है इलाज में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। जी। जन्म मरण
बात है आकांक्षा के, कई बार हमारा मन जो है वो धीर धरने को तैयार नहीं होता है और यही मानसिक समस्याएं होती है जिससे हम कई बार दो चार होते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं कि कोई समस्या है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो ये रविंद्रनाथ जैसे जिनकी आज हम जो वैज्ञानिक बात है की, विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ, तो ऐसे वैज्ञानिक इन बारे में शोध करते हैं, उनसे पता चलता है कि भाई क्या वजह है कि हमारा मन जो है धीर धरने को तैयार नहीं होता है। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जब धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हम अपने आप पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिन पर हमारा बस नहीं होता। हाँ, बस नहीं होता है। तो इस तरह की बात है। आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है ना? और प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। इंसान और जीव जंतु सभी का जीवन इसी पर निर्भर रहता है, किंतु हम इसका संरक्षण करना कहीं ना कहीं आकांक्षा भूल गए हैं, क्योंकि इसके महत्व को समझ नहीं पा रहे, इसलिए इसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। दरअसल पर्यावरण का संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है। बिल्कुल हमारा ही नैतिक कर्तव्य है मंजू जी। अब देखिए ना, पर्यावरण से हमें जो भी मिलता है उसे हम कहीं और से नहीं पा सकते। लाखों रुपए खर्च कर ले अगर हम, तो भी जो शुद्ध हवा है वो हमें कहीं और से नहीं मिलेगी। ये जो प्रकृति है यही हमें देती है शुद्ध ऑक्सीजन, जो हमारे जीने के लिए बेहद जरूरी है। बेहद नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ। तो शुद्ध हवा हमें केवल वृक्षों से प्राप्त होगी, और वृक्ष लगाने की बात जो है मतलब हमें तो चिंता ही नहीं है। यहाँ तक कि लगे हुए पेड़ों को भी हमने अपने स्वार्थ की खातिर बड़ी बेरहमी से काटा है। तो इस तरह देखा जाए तो कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, बताइए? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मिलजुल कर साझा प्रयास हम सभी को करने होंगे और बड़े जोर शोर से करने होंगे। जैसे घर में कोई समारोह होता है, विवाह समारोह होता है, तो हम कितनी जोर शोर से उसकी तैयारियों में लग जाते हैं, या और कोई किसी का जन्मदिन आता है तब भी हम तैयारियां करते हैं। लेकिन जब पर्यावरण की बात आती है तो हम इतने सुस्त होते हैं उस मामले में, यानी उस तैयारी की हमें कोई कुछ पड़ी नहीं। ऐसा लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, ये तो कोई और ही करेगा। कोई और नहीं करेगा, बल्कि हम सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि इस पर्यावरण का उपभोग भी हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रयास भी हम सभी को मिलकर करने होंगे। और आज पूरे विश्व में वायु प्रदूषण जानलेवा साबित होता जा रहा है। इंसानों की गलतियों से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण की वजह से हम सांसों की कई सारी बीमारियों, और इनमें से कई सारी बीमारियां तो ऐसी है जिनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है, तो इन बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए जब तक हम सच्चे दिल से पर्यावरण को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक परिणाम हमारे मन के मुताबिक हमें मिल नहीं पाएंगे। यानी गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल। और हम सभी की जो सहभागिता है वो ही पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखेगी। आज हम देख रहे हैं कि जो कई प्राकृतिक आपदाएं हम पर आ रही हैं, पहाड़ जो है धसकते जा रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या ग्लोबल वार्मिंग ही ले लीजिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो पर्यावरण में असंतुलन हुआ है उसी का नतीजा है। इसलिए हमें मंथन करना होगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम किस स्तर तक हमें उपाय योजना करनी चाहिए। बिल्कुल। जब ऐसा कुछ होता है ना, तो प्राकृतिक आपदाएं आती तो हम खाली सोचते रहते हैं, अरे पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों होने लग गया, क्या वजह हो गई है, भाई बहुत कुछ बदल गया है, पहले तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, इतनी सर्दी नहीं, इस तरह की कई बातें हम करते हैं। लेकिन थोड़ा गंभीरता से इसके बारे में सोचते कभी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो इसके जो उपाय है वो हमने कहाँ तक उस उपाय को करने में अपनी समर्थता व्यक्त की है, या फिर कहाँ तक हम कर रहे हैं, इस बारे में सोचने की शायद किसी को कुछ पड़ी नहीं है। तो इस बारे में अब हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, और ये अगर ज्यादा हुए तो और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कुछ हद तक मंजू जी, कुछ हद तक हम जागरूक हुए हैं, और कहते हैं ना, लेकिन अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें और ये लानी होगा, जोश लाना होगा। उसे उन प्रयासों को और थोड़े बढ़ाना होगा, तीव्रता से करना होगा, ताकि ये जो पर्यावरण है इसे बचाया जा सके। क्योंकि अगर इसकी पर्यावरण की जो क्षति है, एक तो वो कहीं से भी भरी नहीं जा सकती, और दूसरा ये जो क्षति है उससे नुकसान पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और मनुष्यों सभी को होगा। बिल्कुल होगा। और ये
बड़ों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये बात सिखाएं कि पेड़ पौधों का क्या महत्व है, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, क्या फायदे हैं और हमें इन्हें किस तरह से बचाना है। और अपने आसपास अगर जगह है तो आप जरूर पेड़ पौधे लगाएं, और केवल लगाने मात्र से इस कार्य की इतिश्री नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको उनका संरक्षण करना होगा और अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें कहें कि आप पौधों में पानी डालिए, इसका संरक्षण कीजिए। और पेड़ जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, अगर उसको जानवरों से कोई क्षति है तो आसपास थोड़ी सी बाड़ उसके लगा दीजिए, इस तरह से उसे बढ़ने में, जैसे हम अपने घर में बच्चों की कैसे देखभाल करते हैं कि उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, सर्दी हो तो किस तरह उसे पूरी तरह से ढक कर रखा जाए, गर्मी है तो किस तरह उसे ठंडक का वातावरण दिया जाए, और दवाइयों वगैरह का भी हम उसका ख्याल रखते हैं। तो बस पेड़ पौधे भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, उसी तरह से हमें उनकी देखभाल वैसे ही प्यार दीजिए, वैसे ही देखभाल दीजिए। तो आज 26 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि ये जो सारी समस्याएं हैं पर्यावरण से संबंधित, इन समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाए और इस संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाए जाएं। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा आयोजित किया जाता है, क्योंकि पिछले करीब 3 दशकों से लगभग ये महसूस किया गया कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पर्यावरण से ही जुड़ी है। देखिए इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन हम इस बारे में सोचते उतने बड़े स्तर पर नहीं है सोचते। और इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1992 यानी कि 1992 में हुई थी। उद्देश्य भी यही है, पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और शमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। यानी राष्ट्रीय स्तर पर ये सब हमें करना होगा और सभी, हर व्यक्ति का योगदान इसमें अपेक्षित है, सभी का योगदान जरूरी है। बिल्कुल, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। एक व्यक्ति अब बहुत छोटे स्तर पर सिर्फ अपने आसपास 1 या 2 पेड़ भी लगाए, पौधे भी लगाए, तो भी वो काफी उसमें योगदान देता है, क्योंकि जितने अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे पर्यावरण उतना ही स्वच्छ रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि हमने बात की कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, और साथ ही साथ जो पेड़ होते हैं मंजू जी, वो दूसरा भी कई काम करते हैं। जैसे मिट्टी का जो बहाव है उसके कटाव को रोकते हैं। भारी बारिश जब हो जाती है तो ये पेड़ ही होते हैं जो मिट्टी के बहाव को रोकते हैं। साथ ही साथ जमीन में जो पानी का स्तर है, जल स्तर है, उसको बनाने का काम भी पेड़ पौधे करते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे कार्य वो करते हैं। कुल मिलाकर पेड़ों से हमें केवल फायदा ही फायदा है। तो इसके लिए हम सभी को जहां तक संभव, अगर आपके आसपास में थोड़ी सी भी जगह है तो पेड़ लगाइए, और जो पेड़ लगे हुए हैं उनका संरक्षण कीजिए। यही आज के दिन का उद्देश्य है। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं।
देखो आकांक्षा, पेड़ पौधे पत्ते फूल और ये सब हरियाली होगी तभी हमारा मन करता है झूमने के का। लिए। आपने मेरे मन की बात कह दी मंजू जी। जब हम हरी भरी हरियाली भरी हुई जगह पे जाते हैं तो महसूस किया होगा कि जो मन है वो अपने आप हल्का हो जाता हाँ, है। हल्का हो जाता है और खुशी से झूमने हाँ। लगता है। और एक जो भी हल्का हो जाने ने मन के ऊपर जो भी भार होता है, ऐसा लगता है किसी ने हटा दिया है और एक हम अलग ही दुनिया में पहुंच गए। प्रसन्नचित्त हो जाता है मन। प्रसन्नचित्त हो जाता है। और भी कुछ बातें हैं। हमारा जो भोजन है ना, वो भी हमारे मन पर उतना ही असर डालता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो भोजन उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल, वो कहा भी जाता है ना मंजू जी कि जैसा खाए अन्न हाँ। वैसा होवे मन। हाँ, यानी वैसा ही हमारे मन पर उसका असर होता है। लेकिन हम इस बात की तरफ भी ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि खाना तो हम केवल पेट भरने के लिए खाते हैं। अब जो चीज अच्छी लगती खा लो, भले ही चाहे उसमें पोषण हो या ना हो, शरीर को उससे कुछ मिल रहा है या मन को उससे कुछ मिल रहा है या नहीं, इस बात के बारे में हम सोचते कम नहीं है जरा। तो आज हम आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। कुछ ऐसी बातें करेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, इससे ये तय होता है कि हम कैसा महसूस करेंगे। पौष्टिक आहार लेकर हम अपनी मानसिक सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं और ज्यादा ऊर्जा और उत्पादकता बनाए रख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में न्यूट्रिशन की भूमिका को दुनिया भर में अब पहचाना जा रहा है। यानी कि पहले शोध उतने नहीं हुए थे, लेकिन अब बहुत सारे शोध हुए, उसमें ये पता चला कि क्या खाया है आपने, इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य कितना अच्छा होगा ये तय होगा। बिल्कुल, डाइट और मानसिक स्वास्थ्य के रिश्ते को पुख्ता करने वाले जो अध्ययन हुए हैं उनमें भी अब ये बात साबित हो रही है कि डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, अल्जाइमर्स है या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी ये जो मतलब मानसिक जो समस्याएं हैं, इन सब से बचाव में जो हमारा खान पान है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बिल्कुल। अब मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो पहले से अपना भोजन इतना अच्छा बनाए रखो ताकि मन को, यानी कि दिमाग को, मस्तिष्क को अच्छा पोषण मिलता रहे। जब पोषण मिलता रहेगा यानी कि वो मजबूत बनेगा तो जो जीवन में आने वाली छोटी मोटी जो समस्या है उनसे वो निपट लेगा और आपको बीमारियों से बचाए रखेगा। ये भी माना गया है कि जो लोग रोज अपने भोजन में फल या फलों का रस और सब्जियों को स्थान देते हैं, उन्हें मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना बहुत कम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। वहीं ज्यादा मात्रा में जो लोग चिप्स, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट फूड जैसा भोजन खाने को प्राथमिकता देते हैं, उनको ये समस्याएं ज्यादा होती है क्योंकि पोषण दिमाग को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, होता क्या है दरअसल कि जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो ऐसे में डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं, मानसिक तनाव, उनका जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए खान पान में लापरवाही को छोड़कर ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त पदार्थ जैसे अखरोट, अलसी, फोलेट युक्त शतावर है, काबुली चने हैं, साथ ही साथ दूध हो गया, मैग्नीशियम युक्त पालक और दही जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना बेहद लाभकारी होता है। जब हम ऐसा करते हैं, मतलब एक पूर्ण आहार लेते हैं, पौष्टिकता से भरपूर, तो जो उसके जो परिणाम है वो जल्दी हमें पता चलने लगते हैं। बिल्कुल। और फ्री रेडिकल से बॉडी को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन जरूरी है। ये हमें फल और सब्जियों से भरपूर मात्रा में मिल जाता है। गाजर, टमाटर, केल और शकरकंदी में कैरोटीनॉइड नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए ऐसी चीजों को हमें आहार में शामिल करना है। और अक्सर कई बार हमने देखा है कि कई लोग जब गुस्से में होते हैं तब उन्हें ज्यादा भूख लगती है और वे ज्यादा खाने लगते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा पोषण युक्त आहार ले रहे हैं तो हम अपने सहकर्मियों, बच्चों या जीवन साथी पर गुस्सा करने से बच जाएंगे। मतलब जो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, खीज मचने लगती है, क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो ये चीजें बहुत जल्दी असर करके उसका प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी आ जाती है ना? बिल्कुल। और कई लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो आइसक्रीम या चिप्स खाकर अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो लेकिन स्ट्रेस में लगातार ऐसे पदार्थ खाने से हमारा वजन बढ़ जाता है और हम फिर से स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये एक तरह से चक्र बन जाता है जो चलता रहता है। बिल्कुल। और नींद की कमी से भी ये समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसके लिए अच्छा आहार ले, भोजन ले और अच्छी नींद ले ताकि मानसिक बीमारियों से हमारा बचाव हो सके। मन रे
तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं। जिसने बरबस बांध लिया है, इस पिंजरे में कैद किया है। जिसने बरबस बांध लिया है, इस पिंजरे में कैद किया है। कब तक मैं उस पत्थर दिल का जी बहलाती जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं। नींद में जब ये जग सोता है, मैं रोती हूँ, दिल रोता है। नींद में जब ये जग सोता है, मैं रोती हूँ, दिल रोता है। मुख पे झूठी मुस्कानों के कब तक रंग चढ़ाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे सखी सहेली कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हुए हैं सखी सहेली कार्यक्रम के साथ और अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य की और एक गाना भी हमने सुना कि मन रे तू का है ये जो तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं। तो मंजू जी मन तभी गाएगा जब उसे अच्छा भोजन दिया जाएगा। हाँ तभी गाएगा वो, और ये नौबत नहीं आएगी कि भाई क्या बताएं क्या ना बताएं, इस तरह की समस्या नहीं आए। और इसके लिए हमने जो खान पान की बात करी तो आज हम कुछ ऐसी चीजें भी आपको बता देते हैं कि जिन्हें अगर खाया जाए या पिया जाए। अब सूप ऐसी चीज है कि जिसे खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है। और देखिए अब बहुत सारी सब्जियां जैसा कि हमने पहले ही बात की आ रही है और पौष्टिक होती है सब्जियां बहुत और फल, तो आज थोड़े से अच्छे सूप बताए जाए, है ना सखियों को, श्रोताओं को। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक रंग बिरंगा सूप बताते हैं, हॉटली चुकंदर गाजर सूप, है ना। अच्छा, सूप बताने की आप शुरुआत करें तो उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि सूप एक ऐसी चीज है मंजू जी जिसमें है ना हर तरह के रंग आपको
आपको दिख जाएंगे। और जो बच्चे होते हैं वो रंग बिरंगा जब सूप देखते हैं ना तो उसे बड़े प्यार से पीते हैं। जबकि वो सब्जी खाने में भले नाक चढ़ाने लगे लेकिन सूप वो बड़े प्यार से पीते हैं। और सूप की विशेषता ये भी है कि जो सब्जियां आपके पास में उपलब्ध है जी, उनसे आप बना सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं सूप बनाने के, तो आप अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयोग करके देख सकते हैं कि इस चीज को हम किस तरह से बनाएं तो ज्यादा सूप टेस्टी होगा। और थोड़ा चाहे तो उसे पतला कर लें, चाहे तो सब्जियों को कद्दूकस करके डाल दें, चाहे तो पीस लें। यानी घर का वातावरण आपका कैसा है, कैसी पसंद है लोगों की, उस हिसाब से थोड़े से अलग अलग बदलाव करके सूप का आनंद आप ले सकते हैं। और चूंकि सर्दियों का मौसम है तो उसमें गरम गरम सूप का आनंद अगर आप लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, गले के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, पौष्टिक भी है। तो होटली चुकंदर गाजर सूप बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है चुकंदर कसे हुए 300 ग्राम हमें लेना है। आप देखिए चुकंदर का कलर कितना लाल होता है, तो जैसे ही आप वो सूप बनाने जाएंगे तो देखो उसका कलर उसमें अपने आप रंग आ जाएगा। और गाजर आपको 100 ग्राम लेनी है, नींबू का रस 2 छोटा चम्मच लेना है, मक्खन लेना है 1/4 कप, वेजिटेबल स्टॉक लेना है 4 कप। अब बता दें यहाँ वेजिटेबल स्टॉक किस तरह बनाया जाए। जो बहुत सारी सब्जियां आप साफ करते हैं उसके छोटे छोटे डंठल रहते हैं या छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उन्हें आप पानी में थोड़ी देर के लिए उबाल लें और उसके बाद छान लें। तो जो वो सारी सब्जियों का, जैसे धनिए की छोटी छोटी डंडियां रहती है, पुदीने की डंडियां रहती हैं, तो उन सबको भी आप उसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से जो वो पानी होगा वो वेजिटेबल स्टॉक कहलाएगा आपका। जी, तो वो आप बना लें। नमक स्वादानुसार लेना है, काली मिर्च आधा छोटा चम्मच लेनी है, भुना जीरा आधा छोटा चम्मच ले, पिसी हुई पुदीना 1/4 छोटा चम्मच ले, पनीर आधा कप कद्दूकस किया हुआ वो आपको सजाने के लिए लेना है। अब बनाते कैसे हैं कि पैन में आप थोड़ा सा मक्खन डालें और उसमें चुकंदर गाजर डालकर 10 मिनट के लिए उसे हल्का सा फ्राई कर दें। उसके बाद स्टॉक डालकर 5 मिनट उसको पकने दें। बाकी चीज़ें यानी कि जो मसाले वगैरह हैं, नमक काली मिर्च, ये डालकर 5 मिनट और पकने दें और उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए। फिर इसे आप मिक्सर में डाल करके थोड़ा पीस लें। पीसना कैसा है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ज़्यादा पीसना चाहती है या दरदरा रखना चाहते हैं। और सर्व करते वक्त तो उसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर आप ऊपर से डाल दें तो वो स्वादिष्ट भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और पुदीने की एक पत्ती से उसे सजा दीजिए। तो देखिए बच्चों को और बड़ों को सबको उसे देख करके मन करेगा कि ये सूप हम पी लें। और ये सूप पीने से ताकत भी आती है, खून की कमी दूर होती है, क्योंकि इसके अंदर चुकंदर भी है, गाजर भी है। अब आपने चुकंदर और गाजर का सूप बनाया तो उसके बाद बारी आती है पम्पकिन सूप की। अच्छा, वो भी बड़ा कलरफुल होगा। हाँ, इस सूप का नाम ही है वासंती पम्पकिन सूप। तो सामग्री नोट करें। लो फैट मक्खन या नॉर्मल मक्खन जो आप खाते हैं 1 छोटा चम्मच, प्याज लगभग 2 कटे हुए, पानी या वेजिटेबल स्टॉक 4 ग्लास। वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनेगा वो आप बता चुकी हैं जी। कद्दू कटा हुआ लगभग 500 ग्राम। साथ में चाहिए आलू या बेबी कॉर्न लगभग 200 ग्राम, केसर 1 चुटकी, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च आधा छोटा चम्मच या स्वादानुसार, और साथ में क्रीम 1/4 कप। बनाने के लिए मक्खन गरम करके जो प्याज कटा हुआ है उसे हल्का सा भून लें। फिर वेजिटेबल स्टॉक, कद्दू, आलू और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब उबाल आ जाए तो आंच धीमी करके 5 मिनट तक और पकाएं और उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लें। थोड़ा ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। आधा छोटा चम्मच मक्खन कढ़ाई में डालकर गर्म करें और जो कद्दू वाली प्यूरी है यानी जो आपने पीसा है मिश्रण, उसे इसमें डाल दें और फिर ऊपर से केसर डालकर मिलाएं। अच्छी तरह उबाल जब आ जाए तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, तीखा चाहिए, तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकती हैं। अगर बच्चों के लिए बना रही हैं ऐसा इसमें गुड़ भी डाला जा सकता है। बिल्कुल डाला जा सकता है, यानी स्वाद को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एक लो कैलोरी सूप है, इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है और इससे कब्ज भी दूर होती है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर फाइबर है, यानी कि फायदे अनेक हैं। तो ऐसा वासंती पंपकिन सूप आप भी बनाइए और आप खुद भी इसका सेवन करें, बच्चों को और बड़ों को सबको दीजिए। और सबसे बड़ी बात, वृद्ध लोग भी आराम से इसे पी सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब एक गाना सुनते हैं।
मेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया, क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया, क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। मंजू जी, सूप का जलवा ही ऐसा है कि एक बार जो इसे चख लेगा फिर ना नहीं कर पाएगा। हाँ, और इसका जलवा अगर देखना है तो आप रोज अगर सूप का सेवन करते हैं तो उसमें जो हरी हरी चीजें होती है, लाल लाल चीजें होती है, उसकी वजह से आपके चेहरे पर जो रौनक आ जाएगी वो जलवा जो भी देखेगा तो आपसे जरूर पूछेगा कि भाई आजकल आप क्या खा रहे हैं। अब हम देखिए ग्रीन गार्डन सूप बनाना बताएंगे सखियों को, और इसका नाम है ग्रीन गार्डन। यानी तो मतलब ग्रीन गार्डन यानी इसमें काफी हरियाली होगी। हाँ, काफी हरियाली, और जैसे गार्डन में जाते हैं विभिन्न तरह की हरियाली, थोड़ी थोड़ी हरा ही रंग होता है लेकिन उसमें भी कितनी विभिन्न वैरायटी होती है। हाँ, तो उसी तरह से ऐसी बहुत सारी हरी चीजें इसमें डाली गई है। सामग्री है पालक 2 कप, ब्रोकली आधा कप, हरा धनिया आधा कप, पुदीना चौथाई कप, हरा प्याज कटा हुआ
1 चाहिए हमें, और नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा, नमक और काली मिर्च आधा चम्मच या फिर अपने स्वाद के हिसाब से, जायफल पाउडर आप 1 चुटकी ले लीजिए, और पानी 3 कप, मक्खन 1/4 कप और मटर के दाने आधा कप चाहिए। क्रीम हमें सजाने के लिए चाहिए। ये तो हमारी सामग्री हो गई। इसमें हरियाली देखो कितनी ज्यादा है ना। और बनाने का तरीका है कि पालक, धनिया, ब्रोकली, मटर, पुदीना लेकर इन सबको साथ में आप उबाल लें और फिर ठंडा करके मिक्सी में इसको डाल दें, पीस लें इसको। एक कढ़ाई में मक्खन गर्म करें, फिर उसमें थोड़ा ये जो मिश्रण आपने तैयार किया है ना, पीसा है, ये उसमें डाल दें। अब पानी डाल करके 5 मिनट इसे पकाएं, और पानी उतना डालें जो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पतला या गाढ़ा। फिर सभी मसाले डाल करके, यानी कि नमक, काली मिर्च डालें, 1 चुटकी भर जायफल पाउडर डालें, और इस तरह से आप जो है मसाले उसमें डालिए और थोड़ी देर और उसे पकने दीजिए। उसके बाद गैस बंद करके नींबू का रस डालें और सर्व करते समय थोड़ी सी क्रीम डाल दें। तो ये आपका एकदम ग्रीन गार्डन सूप तैयार हो जाएगा। और ये सूप आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है और शरीर में फैट को बढ़ने नहीं देता है, यानी कि आयरन और कैल्शियम की पूर्ति कर देता है ये। अच्छा मंजू जी, कई लोगों की एक आदत होती है कि कोई अगर सारी चीज ही उसे बड़ा अच्छा सा नाम या फैंसी सा नाम दे दिया जाए, तो उस सादी सी चीज को भी वो बड़े प्रेम से खाते हैं, और खासकर बच्चों में ये आदत बहुत होती है। तो अगर आप देखा गया है अक्सर कि हम जब कहते हैं कि बच्चों से कि भैया पालक की सब्जी खा लो, तो नहीं, पालक की सब्जी खा लो, या पालक का सूप है, या सब्जियों का सूप है, तो वो नाक मुंह सिकोड़ने लगेंगे। लेकिन अब जैसे ये सारे जो नाम हैं, जो ग्रीन गार्डन सूप हो गया, या वासंती पंपकिन सूप हो गया, हॉटली चुकंदर गाजर सूप हो गया, तो मतलब नाम ही इतने रिझाने वाले हैं, तो वो जरूर प्यार से खाएंगे। अच्छा, ऐसा ही एक अगला सूप बता रहे हैं, ये इसका नाम भी बड़ा गजब है। अच्छा 9 स्टार हेल्दी सूप। वाह, क्या बात है, 9 स्टार। तो बताओ फिर जल्दी से क्या सामग्री है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, साथ में गाजर, बीन्स, मशरूम, मटर, प्याज, ब्रोकली जो होती है मार्केट में मिल जाती है जी, हरे रंग की होती है बिल्कुल, जैसा कि फूल गोभी की तरह ही होती है, वैसी हरे रंग की होती है, वो ब्रोकली कहलाती है। तो ये कटी हुई 1 कप, मतलब ये जो सारी सब्जियां हमने बताई ये लगभग काट के 1-1 कप आपको लेनी है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 बड़ा चम्मच, साथ में पानी या वेजिटेबल स्टॉक 5 कप, सोया सॉस 1.5 छोटा चम्मच, नींबू का रस 1.5 छोटा चम्मच, टमाटर सॉस जो होता है वो 2 छोटे चम्मच, साथ में चिली सॉस आधा छोटा चम्मच अगर आप डालना चाहें तो, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च आधा छोटा चम्मच या आपके स्वादानुसार, और साथ में मक्खन आधा कप। अब सामग्री में ही इतनी सारी सब्जियां दिख गई हैं, इसीलिए इसे बड़ा पौष्टिक तो होगा ही, और नाम भी इसीलिए बड़ा फैंसी सा दिया गया है। कैसे बनाएंगे इसको? कॉर्नफ्लोर जो है उसे आप पानी में घोलें, कढ़ाई में मक्खन गर्म करके ये घोल डाल दें, और उसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये पूरी तरह घुल जाए। साथ में जो बाकी सभी चीजें हैं वो डालें, यानी कि जो भी सब्जियां कटी हुई हैं वो डाल दें और इसे पकने दें। यदि पानी आपको लगे कि कम हो रहा है तो इसमें थोड़ा पानी आप और डाल सकते हैं, और इसे कम से कम लगभग 10 से 15 मिनट तक आप पकने दें। आंच धीमी रखें। तो ये जब ये 10-15 मिनट पकने के बाद जब ये सूप पक जाएगा, जो सब्जियां हैं वो पक जाएंगी, इसे आप गर्मा गर्म परोस सकते हैं। और इसमें जो कटी हुई सब्जियां हैं ये उसी आकार में रहेंगी, मतलब बारीक कटी हुई रहेंगी। जब हम मुंह में डालेंगे सूप तो वो उनका स्वाद मतलब वो दांतों में लगेंगी, क्रंची थोड़ा सा लगेंगी। हाँ, तो जितने बड़े हमको खाने हैं पीस, हम उतने ही बड़े जो है वो काटें, ताकि बाद में, क्योंकि इसको पीसना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। और जो मसाले जो हमने कहा सॉस वगैरह जो है उसकी मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ताकि आपके स्वाद के हिसाब से अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो चिली सॉस डाल सकते हैं, या नहीं भी डाल सकते हैं, या कम डाल सकते हैं। बिल्कुल। और चूंकि इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं तो जब जब ये मौसम बदलता है, ठंड का मौसम आता है, तो जो सर्दी जुकाम से जब हमें ज्यादा परेशान रहते हैं जो लोग, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो बिल्कुल आज जो भी हम सूप बना रहे हैं वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, इसलिए आप इन्हें बनाने की कोशिश करें। और हम आपको अब एक गीत सुनवा रहे हैं।
नैन हमारे तुम संग लागे, तुम संग प्रीत हमारी, मन भाए तुम जानो न जानो, जाने है दुनिया सारी, कोई और न मेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा साजना। मोरनी बन के राह सकूं मैं, तुम बादल बन जाओ, मेरे प्यासे रोम रोम पे रस बरसाते जाओ, मेरा दिल में बसेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा प्यार का बंधन जन्म जन्म का, सास के संग ही टूटे, सारे ही रंग फीके पड़ जाए, प्यार का रंग न छूटे, तूने तन मन घेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा साजना, कैसा जादू तेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा। जादू की जब बात आती है ना आकांक्षा, तो त्वचा की देखभाल अगर हम करते हैं तो उसके ऊपर जो निखार आता है, उस निखार का जादू भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। तो हमारी त्वचा जो होती है ना, उसके ऊपर थोड़े थोड़े दिनों में मृत त्वचा जो हो जाती है, उसको हटाने के लिए कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है। तो हमारी त्वचा चाहे जिस भी प्रकार की हो, लेकिन नियमित रूप से त्वचा की सेल्स की ऊपरी सूखी परत को हटाना जरूरी होता है। इससे हमारी त्वचा मुलायम रहती है और त्वचा के जो पोर्स हैं, यानी कि जो खड्डे रहते हैं छोटे छोटे, वो साफ रहते हैं। इसके साथ ही ये आपको मुहासों और ब्लैक हेड से भी बचाता है। तो मृत त्वचा के हटने से नई त्वचा जल्दी आती है और त्वचा खिली खिली भी लगती है। तो कुछ प्राकृतिक उपायों से हम मृत त्वचा की परत को आसानी से हटा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। जो त्वचा के जो रोम छिद्र होते हैं, उसमें जो गंदगी जाकर बैठ जाती है, ये जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, इनसे भी उसे साफ किया जा सकता है। तो वो प्राकृतिक तरीके क्या हैं, वो उनमें से हम आपको थोड़े से बताएंगे। कि सबसे पहले तो आप 1 चम्मच ब्राउन शुगर ले लीजिए और 1 चम्मच बादाम या नारियल का तेल लीजिए। यानी ब्राउन शुगर जो हम बात कर रहे हैं, यानी सफेद की बजाय उसका रंग जो है वो ब्राउन कलर का होता है, थोड़ी सी वो दरदरी सी होती है। ये आपको दुकान पर मिल जाएगी। दुकान पर मिल जाएगी ये। और 1 चम्मच उसमें बादाम या नारियल का तेल डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर त्वचा पर लगाकर सर्कुलर मोशन में, यानी कि गोल घुमाते हुए उसको स्क्रब करना है, यानी कि रगड़ना है। चेहरे पर आप गोल गोल उसको हाथों से घुमाएं और इसे 5 मिनट तक रहने दें और उसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। तो हफ्ते में 1 या 2 बार इसको ऐसा कर सकते हैं। तो मृत त्वचा आसानी से आपकी प्राकृतिक तरीके से निकल जाएगी। बिल्कुल। और जब आप इसको अपनी त्वचा पर स्क्रब करें, जब लगाएं तो कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा उस पे जोर न दें। हल्के हल्के हाथों से, गोल गोल हाथों से उसे घुमाते जाएं। हाँ,
ऐसा ही एक और तरीका है जो ओट मील होता है, ओट्स जिसे कहते हैं, वो आप लगभग 2 चम्मच लीजिए और उसे बारीक पीस लीजिए। फिर इसे पानी में भिगाकर पेस्ट बनाएं और अपनी त्वचा पर लगाएं, तो इससे भी त्वचा पर निखार आता है। हाँ, और उससे त्वचा को पोषण भी मिलता है जी, क्योंकि ओट्स में भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो उससे आप जब उसको स्किन पर आप लगाएंगे तो उसे मृत त्वचा तो निकलेगी, साथ ही साथ त्वचा को पोषण भी उससे मिल जाएगा। और एक और उपाय है कि 1 चम्मच चीनी लें, 1 चम्मच शहद लें, इन दोनों को मिक्स करें और त्वचा पर स्क्रब करें और फिर थोड़ी देर के बाद में इसे धो लें, तो इससे भी आपकी त्वचा में थोड़ा सा निखार आएगा। इसके अलावा 2 चम्मच ग्राउंड कॉफी लें, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लें, उसका पेस्ट बनाएं, थोड़ा पानी मिलाएं और इस पेस्ट को आप जो है त्वचा पर लगाएं और सर्कुलर मोशन में 3 से 4 मिनट तक स्क्रब करें। और कुछ परंपरागत प्राकृतिक तरीके भी हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी से भी आप कर सकते हैं, बेसन, मसूर की दाल का पेस्ट, यानी कई सालों से, वर्षों से ये हमारे घर में बहुत सारी माताएं बहनें ये करती आ रही हैं, तो इनका उपयोग करके भी आप अपनी त्वचा को दमका सकते हैं, यानी कि बहुत सारे क्रीम वगैरह की बजाय इन चीजों का उपयोग करें। बिल्कुल। तो है सवरिया नाही खबरिया, तो है सवरिया नाही खबरिया, तुम्हारे कारण अपने देश में बलम हम हो गए परदेसी, हम हो गए परदेसी। तो है सवरिया नाही खबरिया, तुम्हारे कारण अपने देश में बलम हम हो गए परदेसी, परदेसी हम हो गए परदेसी। ना जाने कौन सा अपना अंगना, कौन सी अटरिया, ना जाने कौन सा अपना अंगना, कौन सी अटरिया, अपने ही गाँव की गलियों में भूले फिरते हैं हम डगरिया। आओ घर अपने हमें छोड़ जाओ, आओ घर अपने हमें छोड़ जाओ कि हम हो गए परदेसी, परदेसी हम हो गए परदेसी। तो है सवरिया नाही खबरिया, तुम्हारे कारण अपने देश में बलम हम हो गए परदेसी, हम हो गए परदेसी। ला 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 ये दुनिया लाज सपने दिल चैन नींदिया प्यार जवानी, ये दुनिया लाज सपने दिल चैन नींदिया प्यार जवानी। अपना क्या रह गया तुम्हारे नाम कर दी जब जिंदगानी, हाय सब अपने हमें बहुत याद आए, हाय सब अपने। आकांक्षा, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज जो पर्यावरण दिवस है उस बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, रेसिपी के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, संविधान दिवस के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। तो उन सब हमारे श्रोताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी सारी बातें हमने पढ़ ली है। और अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।